नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताता हूँ गणित के 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 46 है, और इससे पहले वाले पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देंगे। सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला है। इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 4 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7, 11 और 13 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 प्राप्त होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आप बेसिक तरीके से करेंगे तो क्या करेंगे हम, आपको यहाँ आपसे कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, जहाँ यहाँ कह रहा है आपसे बड़ी से बड़ी संख्या, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये 7 का, 11 का, 13 का क्या निकालेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, उसमें 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। और देखिए यहाँ की जो हमें संख्याएं दी गई हैं, ये 7 क्या है, अभाज्य संख्या है, 11 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, और 13 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। जब हमें ये अभाज्य संख्याएं दी गई तो हम क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा कर लेंगे। लेकिन हमें गुणा करने में भी हमें टाइम लगेगा, गुणा करने में भी हमें इनका टाइम लगेगा। तो हम करेंगे क्या, हम खाली इकाई अंक के साथ खेलेंगे। देखिए, हम 7 का गुणा करेंगे एक के साथ में, यानी कि इकाई अंक के साथ में 7 का गुणा करेंगे एक के साथ में, 7 एकम 7। अब 7 का गुणा करेंगे 3 के साथ में, यानी कि इस तरह से हम गुणा करेंगे 7 का 1 के साथ में और 1 का 3 के साथ में, यानी कि इकाई अंक के साथ में। तो 7 एकम 7 और 7 तियां 21, यानी कि जो इकाई अंक आएगा हमारा लास्ट में हम गुणा करने वो आएगा 1। और हमसे कह रहा है कि शेषफल 4 बचे हर हालत में, तो हम 1 में 4 जोड़ देंगे, यानी कि 1 में 4 जोड़ देंगे तो ये आएगा 5। यानी कि जो हमारा आंसर होगा उसका इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा, उसका इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। अब देखिए किस ऑप्शन में 5 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में इकाई अंक क्या है, 5 है, यानी कि यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन करना है। देखिए, जैसा क्वेश्चन है आपको वैसा ही सॉल्यूशन करना है, ना कि आपको औरों की तरह बेसिक तरीके से हल करने बैठ जाना है। देखिए, हमें मतलब है आंसर से, आंसर कैसे आ रहा है इससे मतलब नहीं है, हमारा सही आंसर आना चाहिए, वो भी कम टाइम में। ये इस तरह क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका है। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 4500 है और विक्रय मूल्य 3500 है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, जो क्रय मूल्य होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस, यानी कि लागत मूल्य होता है, और विक्रय मूल्य कहते हैं सेलिंग प्राइस, यानी कि जो 3500 दिए गए ये है विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस। तो देखिए, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए क्वेश्चन को काट लेते हैं, क्वेश्चन को काट लेते हैं, यानी कि जो हमारा क्रय मूल्य यानी कि जो सीपी है हमारा, और सेलिंग प्राइस को यानी कि विक्रय मूल्य को हमने दिया एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस। तो देखिए, हम यहाँ काट देंगे 2 जीरो से, ये 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। अब देखिए, हम 5 से काट सकते हैं, 5 नेम 45, यानी कि 9 बार जाएगा, और 5 सत्ते 35, यानी कि 7 बार जाएगा। यानी कि जो हमारा क्रय मूल्य है यानी कि कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 9 है, और जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 7 रुपए है। देखिए, हमने क्वेश्चन को इतना आसान बना लिया, क्वेश्चन को हमें इतना आसान बना लिया। अब देखिए, क्वेश्चन को बहुत ही आसान करें। हमारी वस्तु थी 9 रुपए की, हमने 7 में बेची, कितने की हानि हुई, हानि हुई 2 की, हानि हुई 2 की। और जो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है, 9 है, तो हम 9 इसके नीचे लिख देंगे, 2 के नीचे 9, और गुणा कर देंगे 100 से, तो हमारा क्या होगा, हानि प्रतिशत निकल आएगा। तो ये हो जाएगा 200/9, और 2 से 9 क्या वो, ये हम भाग देंगे 9 से, तो 9 दूनी 18, यानी कि 9 दूनी 18, यानी कि जो हमारा आंसर स्टार्ट होगा वो 2 से स्टार्ट होगा, और 2 से एक ही स्टार्ट हो रहा है। देखिए, ये है ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2 से हमारा एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, वो है सी, यानी कि 22 सही 2/9 प्रतिशत हानि होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक पति और पत्नी के वेतनों का औसत क्या है, 65,000 है, और उसके वेतनों को क्रमशः अनुपात 15:11 है। पत्नी का वेतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए, पत्नी का अनुपात क्या है, वो 11 है। तो देखिए, जो हमारा आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल ही हमारा आंसर होगा। तो 32,500 11 से नहीं कटता, यानी कि ये आंसर नहीं होगा हमारा, और ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, और ये 27,500 तो हमारा 11 से जाता है, और 55 तो हमारा 11 से कटता है, यानी कि 2 आंसर हमारे हो सकते हैं। 2 ऑप्शन में हमारे आंसर निकलना है, यानी कि सी या डी,
इन दोनों में से एक आंसर होगा। तो हमें क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन को आसान बनाने क्या करेंगे हम, यहाँ हमें जीरो काट देंगे, क्योंकि देखिए जिस गाड़ी पे लोड कम होता है, ठीक है, वो गाड़ी तेज दौड़ती है, और जिस गाड़ी पे लोड ज्यादा पड़ा हुआ होता है वो गाड़ी की करते धीरे चलती है। लेकिन हमें एग्जाम में क्वेश्चन बहुत कम टाइम में और पूरे क्वेश्चन करना है, यानी कि हमें टाइम भी बचाना है और पूरे क्वेश्चन भी करना है, क्योंकि हमें पूरे में पूरे नंबर चाहिए और एक नंबर की हमारा ना कटे। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम एक स्मार्ट तरीके से करेंगे। हमने 2 जीरो को यहीं काट दिया, 2 जीरो को हमने, सॉरी 3 जीरो को यहीं काट दिया, 3 जीरो हमने पूरे 3 जीरो काट दिए। अब हमारा बचा खाली 65। तो ये यहाँ क्या है, पति पत्नी है, यानी कि ये 2 लोग हैं, इनका औसत वेतन कितना था, जो औसत वेतन है वो है 65। तो 65 को हम 2 से गुणा करेंगे, इनकी 65 को हम 2 से गुणा करेंगे, तो ये 65 दूनी हो जाएगा 130, ये आ जाएगा 130। इनकी पति और पत्नी का वेतन आ गया 130, हमने 3 जीरो काट दिए, ठीक है, तो 130 आ गया। तो हम 11 को और 15 को जोड़ेंगे, इन्हें जोड़ेंगे, तो ये जाएगा 26, 26 हो जाएगा। 26 से भाग देंगे 130 में, इनकी 26 से भाग देंगे 130 में। अगर आपको 26 से भाग देना एक दिक्कत हो रही है 130 में, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखिए यहाँ से जीरो काट दो, ये जीरो काट के, तो इसमें अगर हम 13 में हम 10 से गुणा कर दें तो 13 धाम होता है 130, ये हमने काट दिया, ठीक है, इस तरह से कर लो। तो देखिए इसे हम कैसे काटेंगे, अब ये हो जाएगा 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 हो गया, और 2 से 5 को भाग देंगे तो ये जाएगा 5 बार में। और हमसे पूछ रहा था कि पत्नी का वेतन, पत्नी का अनुपात कितना है, पत्नी का अनुपात है 11, और 11 को हम 5 से गुणा कर देंगे, 11 से 11 मतलब 5 को हम 11 से गुणा करेंगे तो पत्नी का वेतन आएगा 11 पंजे 55, यानी कि वह हमारा आंसर होगा जो 55 से स्टार्ट होगा। 55 से एक ही आंसर स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बस देखिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन को इस तरह से करना है कि आपको टाइम कम लगे, ना कि आपको बेसिक तरीके से करना है। जीरो लिखना है, जीरो हम लिखने से हमें फायदा क्या है, हमें मतलब है आंसर से, ठीक है, ना कोई ये देख रहा है कि आपने क्वेश्चन कैसे करा है, वो सिर्फ ये देखेगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इस क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सीता की बाल्टी की धारिता रामू की बाल्टी से 3 गुना है। देखिए हमने सीता को लिख दिया एस से और रामू को लिख दिया आर से, तो हमसे कह रहा है कि जो सीता की बाल्टी की धारिता है वो क्या रामू से 3 गुना है, मतलब सीता की धारिता क्या 3 है, तो रामू की कितनी होगी, रामू की 1 होगी। तो आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि सीता एक खाली ड्रम को भरने के लिए 60 बार बाल्टी पलटती है, इनकी 7 बार क्या है बाल्टी पलटती है खाली ड्रम भरने के लिए। यदि सीता और रामू दोनों मिलकर ड्रम भरने लगते हैं तो उन दोनों को कुल कितनी बार बाल्टी ड्रम में पलटनी होगी, कितनी बार पलटनी होगी। तो देखिए सीता पलटती है 60 बार में, और सीता का अनुपात कितना है 3 है, तो हम निकालेंगे जो मतलब जो ड्रम है उसमें कुल कितना पानी आएगा, तो हम टोटल कैपेसिटी निकालेंगे, तो 60 गुणा कर देंगे हम 3 से, 60 गुणा कर देंगे 3 से। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सीता और रामू दोनों मिलकर जब मिलकर करेंगे तो वो ये 60 इंटू 3 जो काम है वो इन दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 1 4, 4 से हम भाग देंगे इसे, और 4 से 60 जाएगा 15 बार में, 15 चौका 60 होता है, और 15 की 3 की गुणा करेंगे, 15 3 45, यानी कि 45 बाल्टी उन्हें पलटनी पड़ेंगी, इनकी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि √0.64 √0.16 का मान ज्ञात करें, आपको मान बताना है। तो देखिए क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दशमलव से हम दशमलव काट देंगे, दशमलव हमने जब काट दिया तो ये हमारा 0 ये सब कट जाएगा, ऊपर बचा हमारा 64 और नीचे बचा हमारा 16। जब देखिए √64 में से बाहर निकलेगा आपका 8, यानी कि इससे बाहर निकल कर जाएगा 8 आपका, इससे बाहर निकल जाएगा 8, ये 8 आ गया, और 16 से बाहर निकलेगा 4, इनकी 8/4 आपका आ जाएगा, 4 से भाग देंगे 8 में तो 2 आ गया, इनके राइट आंसर होगा 2, इनकी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 12% की दर से साधारण ब्याज प्रत्येक 6 महीने के अंत में मूलधन में जोड़ी जाती है, तो ब्याज की वार्षिक प्रभावी दर कितनी होगी।
कितनी होगी, तो आपसे वार्षिक पूछ रहा है। तो देखिए जो है 12%, ये क्या है, साल की है, साल की है। और तो चीज़ें 6 महीने में जोड़ना है, देखिए 6 6 महीने में हमें ब्याज की जोड़ना है, तो क्या हम 12 कर देंगे आधा, तो ये जाएगा 6, यानी कि जो दर आएगी हमारी आ गई 6%। और हमें निकालना है वार्षिक। तो हम देखिए आपने ये वाली सूत्र पढ़ा होगा, यानी कि जो फार्मूला पढ़ा होगा, एक्स इंटू एक्स बटे 100। और देखिए हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं कि एक्स प्लस एक्स वाई इंटू 100, यानी कि ऐसे भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इससे इसमें पहले रख लो, दोनों फॉर्मूले एक ही हैं, ठीक है। यहाँ खाली हमने एक्स लिखा और यहाँ हमने एक्स वाई दोनों कर दिया। तो इस तरह से हम करेंगे क्वेश्चन को। तो हम जो हमारी दर 6 महीने की आ गई वो 6%, तो हम 6 प्लस 6 इंटू 6 और बटे 100 करेंगे। तो देखिए इसी गुणा करेंगे, 6 छंग 36 हो जाएगा, 36 दशमलव हो जाएगा, क्योंकि 100 नीचे है, 100 से भाग देंगे तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। और ये 6 6 12, यानी कि जो आपका जो पूरा आएगा लिख के वो 12.36 की ब्याज की वार्षिक प्रभावी दर कितनी होगी, वो होगी 12.36, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा, 12.36। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए इस क्वेश्चन से रही चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धन राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो वह धनराशि 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो आपसे पूछा कितनी हो जाएगी, कोई बात नहीं, हम कुछ क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना लेंगे। देखिए हमारा मान लिया कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, तो 1 वर्ष में क्या हुआ कि 1 गुना थी, तो वो 5 वर्ष में कितनी हो गई, वो हो गई 2 गुनी, यानी कि सिर्फ 5 वर्ष लगे 2 गुनी होने में। तो फिर ये एक प्रिंसिपल है हमारा, तो आपसे कह रहा है कि 15 वर्ष में क्या गुना होगा, 15 वर्ष में। तो देखिए ये 5 है और ये 15 है, तो ये किसका कितना गुना है, ये 5 का 15 कितना गुना है, तो आप कहेंगे ये 3 गुना है। अब 3 गुना है, तो जो हमारा पहले प्रिंसिपल 1 था वो हो गया 2, यानी कि प्रिंसिपल 1 था वो हो गया 2, तो 2 का हम क्यूब कर देंगे, 2 का क्यूब करेंगे, यानी कि 2 का हम क्यूब करेंगे, और 2 का क्यूब होता है 8, तो ये 15 दशमलव राशि कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। देखिए तो जो 5 वर्ष में कितनी हो रही थी, वो हो रही थी 12, यानी कि 3 जीरो हम इसमें से भी काट दो, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए 3 जीरो आप यहाँ से भी काट दो, ये जीरो काट दो, इससे कोई मतलब नहीं, हमने खाली मान लिया 12 है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन जो कह रहे हैं कि वो 5 वर्ष में कितनी हो रही थी, 12 हो रही थी, तो 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी, तो ये हो गया 8, और 8 का गुणा कर दो हम 15 में, 15 में गुणा करेंगे, सॉरी 15 नहीं 12 में, 12 से गुणा करेंगे, क्योंकि ये 12 है, ठीक है, ये 12 है, तो हम 12 की गुणा करेंगे, तो 12 अट्ठे होता है 96, 12 अट्ठे 96, कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 15, यानी कि वो हो जाएगी 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 96, यानी 96 से हमारा आंसर स्टार्ट होगा। 96 से कौन सा आंसर स्टार्ट हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 96,000, क्योंकि हमने 3 जीरो काटे थे और 3 जीरो यहाँ लगे हुए हैं। देखिए हम क्वेश्चन को, मैं आपको इस तरह से क्वेश्चन सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको आसान लगे, ना कि आपको इस तरह से क्वेश्चन सिखा रहा हूँ कि आपको काफी टाइम लगे। अगर आप मुझसे लगातार पढ़ते रहेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपकी मैथ में पूरे नंबर आएंगे, आपका एक नंबर नहीं कटेगा, बस आपको विश्वास रखना होगा और लगातार हमारी वीडियो पूरी देखना है आपको, तब आपके नंबर पूरे आएंगे, वरना मेरी गारंटी नहीं कि आपके नंबर पूरे आए। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वर्तमान में तीर्था और प्रदीप की आयु का जो अनुपात है वो 2:3 है, जबकि प्रदीप और उमर की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 4:5 है। तो आपसे कह रहा है 4 वर्ष पहले तीर्था और प्रदीप की आयु का अनुपात 5:8 था, तो वर्तमान में तीनों की आयु का योग क्या होगा। तो आपसे पूछा तीनों की आयु का, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल बेसिक तरीके से ही करेंगे, लेकिन बेसिक तरीके में हम शॉर्ट तरीका लगाएंगे अपना। तो देखिए पहले क्या है, तीर्था है, तीर्था को हमने लिख दिया टी से, तीर्था को लिख दिया टी से। फिर क्या है, प्रदीप है, प्रदीप को लिख दिया हमने पी से, प्रदीप को लिख दिया हमने पी से। फिर क्या है आपका उमर है, उमर को लिख दिया हमने यू से। अब क्वेश्चन जैसा आपसे कह रहा है वैसा कर लो। देखिए यहाँ तीर्था और प्रदीप की जो आयु का अनुपात दिया गया है वो दिया है 2:3, कि 2:3 दिया गया है।
अब आगे देखिए आपको प्रदीप और उमर की जो आयु का अनुपात दिया है वो दिया है 4:5। प्रदीप और उमर की देखिए 4:5 दिया गया है। अब देखिए देखिए प्रदीप की पहले क्या है 3 है, फिर क्या है प्रदीप की आयु का जो अनुपात है वो 4 है, यानी कि 4 नहीं है, तो इसे हमें सेम करना होगा। जब हम सेम करेंगे तो ऊपर हम यह करेंगे 3 में 4 से गुणा, जब 4 से गुणा यहाँ करेंगे तो 4 से गुणा हम यहाँ भी करेंगे। और फिर देखिए ऊपर 3 है तो हम यहाँ 3 से गुणा करेंगे, नीचे वाले में क्यों है, ऊपर ही 12 हो जाएगा और नीचे ही 12 हो जाएगा, फिर हम 3 से गुणा यहाँ भी करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2 चौक 8, यानी कि ये हो जाएगा 2 चौक 8 हो जाएगा। ये जो तीर्थ है उसका आयु का अनुपात हो जाएगा 8। और फिर देखिए प्रदीप की जगह ये देखिए 3 चौक 12, इनकी ये 12 हो जाएगा। और ये 5 3 15। अब जो इनकी आयु का अनुपात आ गया तारू प्रदीप और उमर की, वो आ गया 8 12 15। अब देखिए क्वेश्चन आगे कह रहे हैं आपसे 4 बरस पहले तीर्था और प्रदीप की आयु का अनुपात। तो तीर्था प्रदीप को ले लेंगे, तीर्था का यानी कि तीर्था और प्रदीप की जो आयु का अनुपात अब आया है वो आया है 8 और 12 आया है। तो आपसे कह रहा है कि 4 बरस पहले, तो इसमें से हम 4 4 माइनस करेंगे, 4 इसमें से माइनस करेंगे और 4 इसमें से माइनस करेंगे। तो जो अनुपात हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है, जो अनुपात है वो कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 5:8, यानी कि 5:8 हो जा रहा है, 5:8 हो जाता है। तो देखिए अब आपको क्वेश्चन बनाने, क्वेश्चन करना है कैसे ही हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। देखिए 8 ही गुणा करना है 8 के साथ में, इनकी 8 ही गुणा करना है 8 के साथ में, अट्टू बट्टू होता है 64, 64 और माइनस, और 5 ही गुणा करना है 12 के साथ में, 12 पंजे 60, इनकी इसमें से 60 माइनस कर दो, 64 में से 60 माइनस करेंगे तो बचेगा 4, इनकी 4 बचेगा, 4 बराबर। अब आपको करना क्या है, 5 का इनकी 5 का और 8 का अंतर लेना है, 5 का 8 का अंतर लेना, तो अंतर कितना आएगा, अंतर आएगा इनका 3, 3 आएगा। और 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो 3 ही गुणा कर देना 4 के साथ में, 4 3 12, इनकी अंतर हमारा 3 आया और यहाँ भी 4 था, -4 यहाँ भी है, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, जो क्वेश्चन कह रहा है कि 4 बरस पहले, तो जो 4 माइनस करा है हमने से 8 में से और 12 में से, तो 4 ही गुणा कर देंगे 3 के साथ में, जो नीचे 5 8 का अंतर, यानी कि इनका जो अंतर लिया हमने, इनका अंतर लिया, इनका अंतर आया 3, और 3 की गुणा करेंगे हम 4 के साथ में, क्योंकि यहाँ 4 बरस पहले लिखा है, तो 3 चौक हो जाएगा 12, यानी कि 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो 4 का ये 12 आया है, वो कितना गुना होगा, 4 3 12, यानी कि इसका होगा 3 गुना, 3 गुना होगा। तो अब आप क्वेश्चन कोई कर लो, ये आपका आया 3, अब 3 ही गुणा करेंगे हम 8 के साथ में, तो ये हो जाएगा 8 3 24, और 3 ही गुणा करेंगे 12 के साथ में, तो 12 3 36, और फिर 3 ही गुणा करेंगे 15 के साथ में, तो 15 3 45, और इन सबको आप जोड़ लो, ये क्या जाएगा, तीनों की आयु का योग आ जाएगा, 24 30 36 60 60 40 100 105, यानी कि ये आएगा 105, 105, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 105, क्योंकि तीनों को आयु का योग क्या है, वो है 105। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, तो ये इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है तो इन 5 संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य स्थान पर स्थित संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपसे पूछना मध्य स्थान पर, तो ये संख्या क्या है, 5 क्रमागत है और वो भी क्या है, समय। तो आपसे कहता है कि मध्य वाली संख्या पूछ रहा है। तो देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आए और जो आपका औसत दिया गया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 10, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अब कुछ लोगों की समझ में नहीं आया तो ये कैसे होगा। देखिए 5 संख्याएं दी गई हैं, इनकी 1 2 3 4 और ये 5 दी गई हैं। जो हमारा जो आंसर हमसे पूछ रहा है कि मध्य का स्थान पर स्थित संख्या ज्ञात कीजिए, जो मध्य के स्थान पर संख्या है वह ज्ञात कीजिए, यानी कि आपसे ये वाली संख्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। और औसत क्या है इन 5 संख्या का, वो है 10, तो हमने 10 को लगा दिया यहाँ बीच में, मध्य वाली संख्या क्या हुई 10। तो देखिए हम, क्योंकि 5 क्या है, सम संख्या है, तो देखिए 8 में से 8 सॉरी
10 में हम 2 जोड़ देंगे तो ये 12 हो जाएगी, और 12 में हम 2 जोड़ देंगे तो ये 14 हो जाएगी, और ये 10 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो ये 8 हो जाएगी, और 10 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो 6 हो जाएगी। अब हम इन सबको जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो इनका औसत आएगा 10, औसत 10 आएगा। और आपसे पूछा है कि मध्य वाली संख्या, और मध्य वाली संख्या ये हमारी क्या है 10 है, यानी कि इस तरह से हमारा राइट आंसर 10 होगा। बस आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए इतना करा, वरना आप एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया आपको डायरेक्ट लिख देना है, डायरेक्ट जो आपका औसत होगा वही आपकी मध्य वाली संख्या होगी। अगर आपसे पूछता कि सबसे छोटी वाली संख्या पूछता, मतलब कल को पूछ लिया आपसे सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी संख्या होगी ये वाली, और आपसे पूछे सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो बड़ी वाली संख्या होगी आपकी ये वाली। यानी कि इस तरह से करना कि जो औसत होगा उसमें क्योंकि हमने दिया है सम संख्या, तो हम 2 जोड़ देंगे और नीचे जाएंगे तो 2 हटाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 200 मीटर 300 मीटर लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां समान दिशा में, यानी कि समान दिशा में क्या होता है, मतलब होता है कि जैसे पहली रेलगाड़ी इस दिशा में जाएगी दूसरी भी क्या जाएगी इसी दिशा में जाएगी, इसे कहते हैं समान दिशा। और समान दिशा में क्या होता है, जो चालें होती हैं वो चालें क्या होती हैं माइनस हो जाती हैं, चालें क्या होती हैं आपस में माइनस हो जाती हैं, और विपरीत दिशा में जाती हैं इस तरह से और इस तरह से जाती हैं, तो चालें क्या होती हैं उनकी प्लस हो जाती हैं। इतना आप ध्यान रखना, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो आपसे कहेंगे समान दिशा में 100 किलोमीटर प्रति आवर 120 किलोमीटर की चाल से चल रही हैं, पीछे से आने वाली तेज रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी पूरी तरह से पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। जब आपसे समय पूछ रहा है आपको समय बराबर होता है, आपको समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो देखिए दूरी कितनी हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि ये जा रही है समान दिशा में जा रही है इस तरह से, तो दूरी को जोड़ देंगे 200 और 300 ये हो जाएगा 500 मीटर, 500 मीटर। और चाल होगी हमारी कितनी, ये है 100 मीटर, ये है 120 मीटर, तो इनका लेंगे अंतर, अंतर आएगा 20 का। ये क्या है किलोमीटर में, तो इसे मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे हम 5/18 से भाग देंगे, इसमें 5/18 से भाग देंगे। ये जो 18 ये चला जाएगा ऊपर, इनकी ये 18 चला जाएगा आपका ऊपर, ये 18 पहुंच जाएगा आपका ऊपर। अब इसे आप काट लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 20 पंजे 100, ये 20 पंजे 100 होगा, और 100 से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, 100 से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, और 5 की 18 की गुणा करेंगे, 18 पंजे होता है 90, यानी कि ये आया 90 मिनट। लेकिन 90 मिनट तो आपका ऑप्शन में दिए नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 घंटा और आधा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, आधे घंटे में होते हैं 30 मिनट, और ये हमारा 90 है, तो 1.5 हम इसे लिख सकते हैं, और 1.5 हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए इस क्वेश्चन में निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहा है कि बहुलक, देखिए बहुलक का मतलब होता है बहुत, यानी कि जो सबसे ज्यादा बार आया है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई है उसे कहते हैं बहुलक। तो देखिए अगर हम 50 को ले लें, 50 को दें, ऑप्शन नंबर ए को लेके 50 को देखें कितनी 50 कितनी बार आया है, 1 2 और 3, यानी 50 आपका आया 3 बार, 50 3 बार आया है। और फिर देखिए आप इसे देखें 54 को, 54 क्या बार आया है, 1 और 2, यानी 54 आपका आया है 2 बार, 54 2 बार आया है। अब 48 को देखें हम, 48 क्या बार आया है, 1 2 3 और 4, यानी कि 48 आया है आपका 4 बार, ये 4 बार आया है। अब 46 देखें, 46 क्या बार आया है, 1 2 और 3, यानी कि 46 भी आपका 3 बार आया है। तो सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आई है, सबसे ज्यादा बार आई है 48, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि बहुलक क्या होगा, वो होगा 48। बस आपको एग्जाम में इसी तरह से करना है, ना कि आप ऊपर वाली संख्याओं को देखने पड़ जाए कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार है। ऑप्शन को लेकर क्वेश्चन करना, बहुत ही सेकंडों में आप क्वेश्चन बना लेंगे इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 12 है, इस क्वेश्चन में यदि 8 P और 17
पाइथागोरस त्रिक हैं, ये त्रिक का मतलब होता है ट्रिपलेट, तो पी का मान होगा। देखिए अगर बेसिक तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, लेकिन मैं अगर आप जो लोग मुझसे पढ़ना है, मैंने बहुत ही शानदार ट्रिक सिखाई है कि ट्रिपलेट निकालने की। तो यहाँ दे रहा है 8, ये 8 क्या है, सम संख्या है, इनकी 8 क्या है, सम संख्या है। 8 का हम 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4। अब 4 आएगा, अब 4 का हम करेंगे स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16। 16, अब 16 में से हम 1 माइनस करेंगे, 16 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये 15, तो ये आएगा 15। अब हम 16 में 1 जोड़ देंगे, यानी कि हम 16 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 17। 17, तो हमारी जो ट्रिपलेट हो गई वो हो जाएगी 8, तो हमारा ये दिया ही था, यानी कि 8 15 17 हमारी ट्रिपलेट हो जाएगी। 8 15 17 ये हमारी ट्रिपलेट हो गई। सबसे आसान तरीका, कोई भी सम संख्या होए, यानी कोई भी सम संख्या दी हो उसकी ट्रिपलेट आपको निकालना, तो इसी तरह से निकालना। क्या करेंगे, सम संख्या करेंगे आधा, जैसे हम संख्या थी हमारी, ये थी 8, 8 का हमने करा आधा तो ये वही 4, 4 का कर दिया स्क्वायर, तो 4, 4 का स्क्वायर करा तो वही 16। 16 में से एक बार हमने कम कर दिया, 16 में से एक कम कर दिया तो वो आ गई हमारी 15। अब फिर हमने ये करा 16 में 1 जोड़ दिया तो वो होगी 17। हमारी ट्रिपलेट हो गई 8 15 17। और देखिए हमसे पूछ रहा है पी का मान, तो पी का मान क्या आ गया, पी का मान आ गया 15, पी का मान आ गया 15, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से भी हम इसको करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, तो आप स्क्वायर करेंगे, ठीक है, फिर उसे घटाएंगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन इस तरह से आपको सेकंडों में क्वेश्चन बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि x प्लस 1/x बराबर क्या है, 42 है। तो आपसे पूछ रहा है कि x³ प्लस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी हर क्वेश्चन के लिए आपको शानदार ट्रिक सिखाऊंगा मैं। देखिए ऐसे आज क्या है, यहाँ बैलेंस दिया गया है, कल को यहाँ कोई भी संख्या दी है, इस तरह से आपको पूछा जाए तो आपको करना क्या है, ये बैलेंस दिया गया है, इसका करना है आपको क्यूब, बैलेंस कर देना है क्यूब, और माइनस, और 42 की गुणा कर देना 3 में आप, और जो आएगा घट के वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब कुछ लोग रोना शुरू कर देंगे कि हमें तो सर 42 का क्यूब याद ही नहीं है, क्योंकि भाई 42 का क्यूब तो हर किसी को याद थोड़ी ना होता है। और आप ट्रिक से भी 42 का क्यूब निकालेंगे तो वो टाइम लग जाएगा, ठीक है। और कुछ लोगों को ट्रिक पता भी नहीं होगी कि क्यूब निकालने की ट्रिक कैसे होती है। तो देखिए सबके लिए मैं आसान तरीका बताऊंगा क्यूब निकालने का। तो हम करना क्या, देखिए दो, जो लास्ट में इकाई अंक दिया है 2, इकाई अंक दिया है 2, तो 2 का क्यूब तो सबको याद ही होता है, 2 का क्यूब होता है 8, हमने लिख दिया 8 माइनस। अब क्या करना है, हमें इकाई अंक के साथ खेलना है। यहाँ क्या है, इकाई अंक 2 है और यहाँ क्या है 3, और 2 और 3 की गुणा करेंगे, 2 3 हो जाएगा 6, यानी कि 8 में से हम 6 घटा देंगे तो जो हमारा इकाई अंक आएगा 2, यानी कि जो जो ऑप्शन हमारा आंसर होगा उसका इकाई अंक क्या होगा, 2 होगा, उसका इकाई अंक 2 होगा, जो भी हमारा आंसर होगा उसका इकाई अंक 2 होगा। तो देखिए 2 कहाँ दिया गया है, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, ये 2 है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए देखिए जो जो क्वेश्चन जितना टफ होता है हमेशा याद रखना उसका सॉल्यूशन उतना ही आसान होता है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है बस। अगर हम रोने लगते हैं कि हम सर 42 का क्यों आता ही नहीं, हम ही रोने बैठ जाते, क्या करते हैं हम क्वेश्चन छोड़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इतना आसान है, लेकिन बेटा हर तरीका अपनाओ क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए, तभी आप औरों से अलग बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। पिछली बार जब ये क्वेश्चन रेलवे में आया था तो बहुत सारे लोगों ने गलत क्वेश्चन करा था। तो इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक नाव धारा की विरुद्ध शहर एक्स से वाई की ओर जाती है और धारा की दिशा में वाई से शहर एक्स की ओर वापस आती है। यानी कि पहले जैसे मान लिया ये दो शहर हैं, देखो मेरे एक्स और वाई क्या है, शहर है, यानी कि एक्स और वाई दो शहर हैं, ये दो शहर है। क्या है, पहले क्या है, वो एक्स से वाई की ओर जाती है और फिर क्या है, वाई से आप एक्स की ओर जाती है। तो आपसे क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, आती है यदि स्थिर पानी में जो नाव की गति है वो क्या है, 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की गति क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे कह रहा है पूरी यात्रा में नाव की औसत गति कितनी है, तो औसत गति पूछ रहा है नाव की। तो देखिए औसत गति का सूत्र होता है, वो होता है आपका 2xy बटे x प्लस वाई, ये होता है। तो देखिए जब हम जा रहे हैं, जब हम एक दिशा में जाएंगे, जब हम एक ही दिशा में जाएंगे, मतलब नाव भी इस दिशा में जा रही है और व्यक्ति भी इसी दिशा में जा रहे हैं, तो क्या होगा, उनकी चालें माइनस हो जाएंगी, उनकी चालें माइनस हो जाएंगी। और वो जब
जब विपरीत दिशा में जाएंगे, मान लिया नाव इस दिशा में जा रही है, पानी इस दिशा में बह रहा है, तो उनकी चालें क्या होंगी, प्लस हो जाएंगी, और इस दिशा में क्या होगा, माइनस हो जाएंगी। तो इस तरह से हमको क्वेश्चन करना है। तो आप क्या करेंगे, 2 लिखेंगे इंटू, और एक बार क्या करेंगे, 40 में 10 जोड़ देंगे, 40 में 10 जोड़ देंगे, तो 40 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 आ जाएगा। और एक बार क्या करना है, 40 में से 10 घटा देना है, 40 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 30 आ जाएगा। और ये जोड़ लो आप, 50 30 को जोड़ लो तो ये हो जाएगा 80, 80 हो जाएगा। अब इसे काटना चाहो तो आप काट दो। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, और 2 से 4 8 जाएगा 4 बार में, और 5 3 15, यानी कि ऊपर आपका हो जाएगा 5 3 15, 150 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा आपका 4। और जब हम 4 से काटेंगे 150 को, तो 4 3 12, 4 3 12, और बचे 3, 4 7 28, इनकी 37, बचे 2, 4 पंजे 20, इनकी 37.5 बार कटेगा हमारा, 37.5 बार, 37.5 हमारा आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि जो नाव की औसत गति होगी वो क्या होगी, 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, तो ये इस क्वेश्चन आंसर करेगी, एक टावर के पास से एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और पहाड़ी के पास से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर है तो पहाड़ की ऊंचाई कितनी है। तो हमसे पूछ रहा है पहाड़ी की ऊंचाई। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको चित्र बनाकर समझाऊंगा कैसे है। देखिए ये क्या है, हमारी पहाड़ी है, और ये क्या है, टावर है। पहाड़, टावर को लिख दिया हमने टी से, और पहाड़ी को लिख दिया हमने पी से, और ये इसका नीचे वाला भाग है। तो क्वेश्चन हमसे जो कह रहा है, देखिए टावर के पास से पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। यानी कि जो टावर के पास से पहाड़ी की चोटी का जो उन्नयन कोण है, यानी कि ये वाला, ये कितना है, ये है 60 डिग्री, 60 डिग्री है। फिर देखिए आगे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पहाड़ी के पास से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। यानी कि जो पहाड़ी के पास से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, ये आपका ये वाला कोण, ये है 30 डिग्री। एक मिनट रुको, यहाँ चित्र बना के समझाता हूँ। ये टी से कर दिया टावर हमने, और पी से कर दिया पहाड़ी। तो ये आपसे कह रहा है जो टावर के पास से पहाड़ी के शीर्ष का कोण कितना है, ये है 60 डिग्री है। यानी कि ये कोण आपका 60 डिग्री है। और फिर आगे आपसे कह रहा है कि पहाड़ी के पास से टावर के शीर्ष का कोण कितना, ये है आपका 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री। तो मैंने आपको देखिए सिखाया था कि, और आपसे कह रहा है कि जो टावर की ऊंचाई है वो कितनी है, 50 मीटर है। यानी कि टावर की जो ऊंचाई है वो है 50 मीटर। यानी कि यहाँ से जो ऊंचाई, जो टावर की जो ऊंचाई ये है 50 मीटर। तो देखिए मैंने आपको समझाया था कि जो 30 के सामने होती है हमेशा रखना, जो ये सर मतलब जब भी 30 डिग्री का कोण बने इस तरह से, तो मैंने आपको समझाया 30 के सामने एक भुजा ये एक होती है, और आधार क्या होता है, 3 होता है। और 60 का मैंने समझा था कि जब भी 60 का इस तरह से चित्र बने, तो 60 के सामने जो वो होती है, 60 के सामने होता है √3, और नीचे क्या होता है, 1 होता है। इस तरह से आपको मैंने समझाया, जो लोग मुझसे लगाना पढ़ रहे हैं। तो देखिए जो 30 डिग्री का कोण बनने आए, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, 1 होगी, और जो इसका आधार होगा वो कितना होगा, √3 होगा, √3 होगा। और मैंने वो ये समझा था कि 60 के सामने होती है, 60 के सामने वाली भुजा क्या होती है, √3 होती है, √3 होती है। और जो उसका आधार होता है 60 के नीचे वाला, तो वो कितना है, 1 होता है। अब देखिए आधार नीचे वाला एक बार तो √3 आ गया, और एक बार आ गया 1, इनकी एक बार √3 आ गया, तो एक बार आ गया 1। तो एक बना, हमें 1 करने के लिए तो क्या करेंगे, हम इनका आपस में गुणा कर देंगे, √3 का 1 में गुणा कर देंगे। जब √3 का 1 में यहाँ गुणा करेंगे
तो हम √3 का गुणा यहाँ भी करेंगे। जब ये √3 से √3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यानी कि जो 3 आया, यानी कि पहाड़ी की ऊंचाई आ गई, ये पहाड़ी की ऊंचाई ये आ गई 3, पहाड़ी की ऊंचाई आ गई 3। तो अब देखिए हम आते हैं हमने क्वेश्चन पर। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है? 1 है। क्वेश्चन कह रहा है 1 नहीं है, ये कितनी है यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई? ये है 50 मीटर है। तो जो 1 की 50 कितनी होगी? ये हुआ 1 का 50 गुना, यानी कि 1 का होगा ये 50 गुना। 50 गुना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की हमारी जो ऊंचाई पहाड़ी की दी गई वो कितनी दी गई है? ये दी गई है 3। तो 3 ना होकर 50 का 3 गुना होगा, यानी कि 50 को गुणा करेंगे 3 से। तो ये पहाड़ी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 50 का गुणा करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगी 150 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस ये क्वेश्चन को आपको यहाँ समझना है। इस बात को सबसे मेन आपके लिए ये वाली है, जब भी 30 का कोण बने, 60 डिग्री कोण बने तो हमेशा देखना 60 डिग्री के सामने जो वाली भुजा होती है वो √3 होती है और उसका आधार 1 होता है। और 30 डिग्री का कोण बने, 30 डिग्री के सामने हमेशा ध्यान रखना भुजा 1 होती है और उसका आधार होता है √3 होता है। बस ये याद रखना, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ये थे आज के हमारे 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।